अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स तबरेज़ कासिमी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं, बिहार असेंबली में हाउस लीडर हैं और बंगाल में एमआईएम की कैंपेनिंग भी करने गए थे, एमआईएम की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उनसे जानेंगे कि एमआईएम क्यों इतनी बुरी तरह हारी है बंगाल में और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में जिस तरीके से एमआईएम को कामयाबी मिली थी, बंगाल में बहुत नाकामी मिली है, क्या वजह रही इसकी? देखिए बंगाल में हम लोग इस इलेक्शन को जो लड़े हैं ये हमारा तारुफी दौर था और यकीनन कि हमें जीत के एतबार से नाकामी मिली है, लेकिन हमने अपनी जगह वहाँ बनाई है, अपना तारुफ कराया है। और चूंकि पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तंजीमी साख भी कायम नहीं हो पाई थी। पिछले दिनों में एक सेकुलर गठबंधन का बड़ा हम हिस्सा थे और वो सेकुलर गठबंधन बिखराव का शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन हमसे किनारा कश हुआ। और ऐसे वक्त में कुछ चुनिंदा सीटों पर हमने लड़कर अपनी तंजीमी साख जो हमारे वहाँ के वर्कर्स के मुतालबात थे, उसके मुतालबे को हम लोगों ने पूरा किया है। और ठीक है, हमने कदम रखा है और पहले कदम में हमको खातिर खा कोई मकाम नहीं मिल सका है, लेकिन हम लोग मायूस नहीं हैं और नाउम्मीद नहीं है बंगाल के तरफ से। लेकिन बीजेपी को आप लोगों ने मायूस किया है। बीजेपी के एक स्पोक पर्सन से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि एमआईएम को और ओवैसी साहब को भी बंगाल के मुसलमानों ने नकार दिया है, जिसकी वजह से भी हमारी हार हुई है, ममता का वोट नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर बीजेपी को मायूसी मिली है, हरचंद के बीजेपी 3 से तकरीबन 90 के करीब पहुंच गई है, उनको तो 80 वो के जो पास उनकी है, 80 हैसियत रही है। लेकिन बीजेपी को तो हमसे नुकसान क्या, हम जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी है और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए और यहाँ की सेकुलरिज्म के बका के लिए जरूरी है कि फिरका परस्त ताकतों को बरसरे इक़्तिदार ना आने दिया जाए। बंगाल की जो सूरत हाल है, बीजेपी के आने से और बिगड़ने का अंदेशा है। बंगाल के लोग मुबारकबाद के मुश्ताहिक हैं कि उन लोगों ने कम अज कम इस वक्त ये लड़ाई बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस भाजपा की नहीं थी, बल्कि इस वक्त वजीर आजम वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे और मोदी जी ने पूरी तवानाई मुल्क के दूसरे तमाम तर मसाइल को किनारा करके इस वक्त जो महामारी है और बैनुल अक़वामी वबा है, कोरोना के तमाम तर गाइडलाइंस का मुल्क का सरबराह जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया है, तो मैं समझता हूं कि ये जीत उनके लिए कोई जीत नहीं है बल्कि शर्मनाक शिकस्त है। और बंगाल के लोग मुबारकबाद के मुश्ताहिक हैं कि उन्होंने नफरत के फूल चंद खिले हैं वहां पर, लेकिन बाग पर उसका कब्जा होने नहीं दिया। सुलेमान साहब, आप बंगाल में गए थे, बंगाल से आपका इलाका भी बहुत करीब है। बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही थी, कहा जा रहा था 200 से ज्यादा बीजेपी जीतेगी, मीडिया में भी हंगामा बरपा था, लेकिन जो रिजल्ट आया है बीजेपी 70 पे निमट गई है। तो आप इसको बीजेपी की कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं या बीजेपी की नाकामी है? एक तरफ एक पहलू ये भी सामने रहे कि दरमियान से लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल खत्म है। एक सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस अपनी 50 साल पुरानी सीट तक हार गई है, लेफ्ट का भी नामो निशान मिट गया। देखिए, वो जो कुछ भी कांग्रेस का बोया हुआ जहर है, उसी का तो इस्तेमाल बीजेपी के लोगों ने किया है और जाहिर है कि कांग्रेस का एक बड़ा हलका जो बीजेपी में शामिल हो गया है, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, जो बंगाल में बीजेपी को शिकस्त हुई है, बंगाल के अवाम ने वहां पर बेहतरीन फैसला लिया है, क्योंकि इस वक्त वहां पर तामीर, तरक्की, वो सारी चीजें दरकिनार थी और मुल्क में मोदी की हुकूमत ने जो गुज़िश्ता कई सालों में नफरत का माहौल पैदा किया है, जीएसटी के जरिए से, नोटबंदी के जरिए से मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद किया है और मजहबी मुनाफरत और तबकाती कसमकस की जो फिजा बनाई है, दलितों के और अकलियतों के, एससी और एसटी को जिस तरह से निशाना बनाया है, यही वजह है कि वहाँ अकलियत के लोगों ने, एससी और एसटी के लोगों ने होश के नाखून लिए और बीजेपी को हरचंद के उनको ये चंद सीटों पर वो जीत हासिल हो गई है, लेकिन धूल चटाने का काम किया है। चूंकि आप देख लेंगे पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के तमाम तर इंतखाबी तारीख को सामने में रखे कि वक्त का वजीर आजम, वक्त का वजीर दाखिला और पूरी वजारत और पूरी तंजीमी साख एक स्टेट में इतनी तवानाई, हरचंद के 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन पूरी तवानाई बीजेपी ने लगाई थी। लगता है कि सरहद की जंग से भी ज्यादा
उसके लिए ज्यादा अहम था। कोरोना के इस मामले को भी उसने दरकिनार कर दिया था। अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात में जाकर के ये लीडर्स रैली को वो किए, खिताब किए और आवाम के दरमियान में सोशल जो गैदरिंग हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह कबाड़ा निकाला गया है, तो इलेक्शन और मुख्तसर मुद्दत में वहाँ पर कराया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने अपने छल बल और अपने पैसे का जितना गलत इस्तेमाल किया है और इंतखाबी जो ज़ाब्ते अखलाक है, जिस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की पार्टी ने वहाँ धज्जियां उड़ाई हैं, गली के नेताओं को जिस तरह से इन्होंने जेड क्लास की सिक्योरिटी दे करके अपनी दबंगई वहां पर दिखाई है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के दांत खट्टे हुए हैं वहां पर। और मैं समझता हूं ये बंगाल के लोग मुबारकबाद के मुश्ताक हैं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए खुश आइंद एक वो है कि कम अज कम बीजेपी को अपने गुरूर उनको पाड़ा पाड़ा होता हुआ नजर बंगाल में आया है। अख्तर साहब, आप लोगों को मालूम था कि बंगाल में बीजेपी या मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई है, फिर भी आप लोग बंगाल में गए चुनाव लड़ने, उधर तमिलनाडु भी गए, तो जाने का बुनियादी मकसद क्या था ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में? और सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी सियासी पार्टी एक दिन में जाकर न कहीं जीत हासिल कर सकती है, न बरसरे इक़्तिदार आ सकती है। अगर हम सियासत के मैदान में कदम रखे हैं, दलितों के, वंचितों के और अक़लियतों के मसाइल की हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़मीन तलाश करनी पड़ेगी, लोगों के दरमियान में जाना पड़ेगा, उनके मसाइल पर बात करनी पड़ेगी, उनके साथ जिन लोगों की अदावतें हो रही हैं, उनका पर्दा चाक करना पड़ेगा। एक ज़बान का भी मसला था, चूँकि हमारे जो लीडर्स थे, हैदराबाद की जो हमारी टीम थी, उनकी ज़बान खालिश वो थी, उर्दू थी और यहाँ पर बंगला भाषी ज़बान, तो एक ज़रा-सा ज़बान का भी मसला रहा और हमारी पहले से तंज़ीमी साख कायम नहीं हुई थी। तो इसलिए अगर मुख्तलिफ हम जाते हैं स्टेट में, तो आप दूसरी पार्टियों से सवाल कोई नहीं करता। दूसरे क्यों जाते हैं? वहाँ पर नीतीश कुमार क्यों चले गए? वहाँ पर दूसरी जगहों पर समाजवादी पार्टी क्यों चली जाती है? दूसरी जगह पर राजद क्यों चली जाती है? उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। और हम पर ही, चूँकि हम गरीब हैं, चूँकि हम बेज़बानों की ज़बान है और हम उस अक़लियत के, जिस अक़लियत को आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ठगा गया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया है। भले वहाँ पर हम ये समझते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की फतह हमारी हासिल हुई है, लेकिन अक़लियतों को इंसाफ मिलना अब भी बंगाल में कदरे दूर है। इसलिए हम जो वहाँ गए हैं, आपको जानना चाहिए कि हमारी जो तादाद है, हम तो आटे में नमक के बराबर जाते हैं। हम तो चंद सीटों पर लड़ने की हमारी सकत है। हम तो इक़्तिदार के तालिब भी नहीं है। हम तो सिर्फ ऐवान में इसलिए जाते हैं कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठा सके और बाखबर कर सके कि जो लोग फिरका परस्त हैं, वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं और जिनको हम सेकुलर समझ रहे हैं, जिनको अपना मुहाफिज समझ रहे हैं। और आज अगर ममता जी की वोट वहां पर जीत हुई है, तो यकीनन है कि उसमें बड़ा रोल जो है वो माइनॉरिटी के वोट का है। तो ममता जी माइनॉरिटी के साथ क्या कर रही हैं, तो हम तो यही बताने के लिए जा रहे हैं। हम तो पहरेदार की हैसियत से ऐवान में जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैदान सियासत में अपनी आवाज लगा रहे हैं। इसलिए हमारे जाने पर लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमारे जाने से हक की आवाज और मिल्लत के मसाइल पर बात करने का मौका मिलता है, नाइंसाफी का पर्दाफाश करने का हमें मौका मिलता है। हम इसीलिए जाते हैं इन इलाकों में। अंधेरा जहां बहुत है, वहां चिराग नहीं तो जुगनू तो बन जाए हम, हमारी यही कोशिश है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार की तरह बंगाल में भी हम मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा? मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। अभी तक ऐसा था कि कम से कम कांग्रेस लेफ्ट है और टीएमसी, मुद्दे दोनों एक थे। तो अब मुसलमानों के जो इश्यूज है वो हाशिए पर चले जाएंगे, उन्हें सिर्फ वोट करना है अपनी जान बचाने के लिए। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नापाक अज़ाइम का जो वो कारकर्दगी दिखाई है नापाक तरीके से, जिस तरह से इसने धोस, धमकी, मॉब लिंचिंग्स और ये खास तबके को निशाना बना करके इन्होंने काम किया है, ऐसे वक्त में वहां के लोगों ने वक्ती तौर पर यह फैसला लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिल्लत अंगड़ाई ले रही है, दलित और पिछड़े तबका के लोग अंगड़ाई ले रहे हैं, अपने हक की तलाश और अपने हक की आवाज उठने लग गई है और इंशाल्लाह उठेगी, वो आवाज उठेगी। इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं कहता हूं, अगर पिछले दिनों में जिन लोगों से हमारी मुफाहमत चल रही थी और जिस सेकुलर अलायंस की बात हम लोग कर रहे थे, अगर हम इलादा लड़ते तो शायद हमारी और बेहतर हालत होती। लेकिन उस बिखराव से अकलियतों पर वो एक निगेटिव वो गया, असर गया कि साहब ये लोग तो मिलते मिलते बिछड़ गए हैं, आगे क्या होगा। तो मिल्लत के लोग और दलित लोग और पिछड़े लोग वो करीब आते आते हमसे दूर हो गए। इलेक्शन से पहले
जिन जिन लोगों के साथ हमारी मुफाहिम में चली थी, बंगाल में जो सिद्दीकी फजा की थी बात कर वो रहे बड़ी हैं। खुश आइन, जी जी जी, अब्बास सिद्दीकी साहब, बड़ी खुश आइन फजा थी। लेकिन एक ये सीट पर अभी उनको जीत मिली। मंजिल की तरफ पहले कदम में ही जो बिखराव की वजह से अवाम का एतमाद खो दिया गया, तो इससे हमारा नुकसान हुआ है। वरना अगर रहते तो इंशाल्लाह आज बेहतरीन फैसला आप देखते, है ना। तो इस वक्त कंफ्यूजन के शिकार में लोगों ने बड़े, मैंने ये है कि अपने मुफाद को नहीं लेकिन अपने नुकसान से बचने के लिए लोगों ने वहां वोट नुकसान किया है। बिल्कुल। जी जी थोड़ा सा बंगाल से आगे बढ़ते हैं, आसाम में चलते हैं। आसाम का रिजल्ट भी आ गया है। आसाम में जी इस जी बार जी। उम्मीद थी कि एआईयूडीएफ मौलाना अजमल की पार्टी और कांग्रेस में अलायंस हुआ है तो हम्म। सरकार बन जाएगी, बीजेपी हारे, लेकिन आसाम में फिर दोबारा से बीजेपी की वापसी हो गई है। आप क्या कहेंगे इस पर, किन मुद्दों की वजह से बीजेपी जीत गई दोबारा? देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है, आसाम के पूरे तस्वीर को मैं अभी नहीं देख सका हूं, लेकिन हाँ, वो जो वापस आ गई है, तो वही है मामला। ये है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल साहब की मुफाहमत से भी मुझको तो ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी की वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट तो कर गई, लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक को बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी में शिफ्ट कराने में शायद नाकाम हो गई होगी। इसकी वजह से इन लोगों को खातिर खा हालत नहीं बन नहीं, सकी। बिल्कुल एक और मसला कि जो मतलब कांग्रेस का जो अपर आसाम है, जहां ज्यादातर ओरिजिनल आसामी है, मुसलमान वहां 5% है, बकिया कम है। 47 सीटों पर सारे के सारे हिंदू हैं। तो वहां हम्म। कांग्रेस को बिल्कुल सीटें नहीं मिली है। कांग्रेस की जो जीत हो रही है वो उन्हीं एरियाज में जहां मुसलमान वोट है, या फिर मुस्लिम वोटों की बदौलत बदरुद्दीन अजमल साहब की भी जीत हो रही है। तो जी। कांग्रेस की जो एक तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस मुकम्मल तौर पर मुसलमान भरोसे अब रह गई है, जो नॉन मुस्लिम वोट है उसको कांग्रेस नहीं ला रही है। आप देखिए, अगर आप मौजूदा वक्त भारतीय सियासत का आप तज्जिया करेंगे, तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने और आरएसएस ने नजरियाती तौर पर अपना एक वोट बैंक बनाया है। अगर आप ममता जी को कहेंगे तो बंगाल की बुनियाद पर, यहाँ अगर यूपी में कहें दलितों की बुनियाद पर, अभी भले ही वहां पर बीजेपी की हुकूमत बन गई है, तो बीजेपी के साथ एक नजरियाती, एक अकलियतों के और दलितों से अदू रखने वाली ताकत, एक ताकत उनके साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों में जिस तरह से था कि फॉरवर्ड का एक बड़ा तबका कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और उसमें से एक बड़ा तबका आज बीजेपी में जा चुका है। और अगर आज कहीं भी बका है, आप देख लेंगे उसके इससे बढ़कर बैयन सबूत क्या आपका हो सकता है कि राहुल गांधी जी को भी जो इलेक्शन के जीत के लिए लड़नी पड़ी, तो यूपी ने उसका क्या हश्र किया, उसको सहारा मिला, तो चाहे वो सिख माइनॉरिटी के लोग हों या मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हों, उन्हीं लोगों ने। तो आज तो इस पार्टी की बका ही, जिसको भले ही जिसके कंधे पर इन्होंने कदम रखकर एक लंबे और दौर तक अपने क़यादत और अपने तख्त को हासिल करने का काम किया, उसके साथ इसने इंसाफ नहीं किया। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बड़े दुश्मन से बचने के लिए छोटे दुश्मन का साथ देना, जो कह रहे हैं लेसर इविल पर, इसी वजह से लोगों ने इनका साथ दिया। इनका वोट बैंक अब बचा नहीं है, कांग्रेस वालों का वोट बैंक बचा नहीं है। मुल्क में अब नए सिरे की एक सियासत, अब तो चूंकि सियासत का कोई कौमी धारा भी नहीं रह गया है, अब तो चूंकि रियासती सतह पर अलग सियासत हो रही है और कौमी सतह पर एक नया मंजरनामा अनकरीब आएगा। हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आसाम में का मामला जहां तक हुआ है, तो आसाम में लोगों को फिरका परस्ती के जहर में इतना उंडेल दिया गया है, जिसके नतीजे में वहां पर पिछले दिनों में उनकी हुकूमत रही, जिसकी वजह से उन्होंने इस जहर को वहां पर बोने में और कामयाबी हासिल की है, और कामयाबी हासिल की है। लेकिन मौजूदा वक्त चाहे पूरे मुल्क में जिस तरह से बीजेपी की क़यादत ने नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ी हैं, जमहूरियत का जिस तरह से जनाजा निकाला गया है, देर नहीं है कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह से लेनिन को और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का जो हसर हुआ था वहां पर, वही हश्र यहाँ भी बीजेपी का होगा। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब अख्तरुल ईमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर, किशनगंज से मिले और बिहार असेंबली में हाउस पार्टी के लीडर है। उन्होंने खुल करके अपनी बातचीत की और साफ कहा कि हम माइनॉरिटीज और अकलियतों के हुकूक के लिए लड़ने जाते हैं और इसीलिए बंगाल में गए थे। हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि हम हार गए हैं, हम अपनी साख बनाने गए थे। इस बात पर खुशी है कि बीजेपी को बंगाल के अवाम ने सबक सिखाया है और सेकुलर पार्टी की जीत हुई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मान साहब, आपने वक्त निकाला और मिलर टाइम्स के साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।